दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं एमडीसी पेपर में, जो आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने अगर हिंदी लिया है तो 3 कहानी को जरूर पढ़कर जाएंगे। एक कहानी का नाम है सनविद्या, एक कहानी का नाम है पूस की रात और एक कहानी का नाम है पुरस्कार। ये 3 कहानी में से एक कहानी आपके पेपर में 15 मार्क्स का छपेगा। लेकिन दोस्तों अगर ये स्टोरी पता नहीं होगा तो फिर आप लिखेंगे कैसे? इसलिए मेरे भाई मैं आपके सामने आज दूसरा टॉपिक लेकर आया हूं मेरे भाई, जिसका नाम है हमारा क्या, सनविद्या। क्या नाम है रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर सनविद्या। सनविद्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, आइए सर जानते हैं। संदेशवाहक, संदेशवाहक क्या बोलेंगे सर? संदेशवाहक यानी मेरे भाई संदेशवाहक यानी मेरे भाई क्या होता है सर? संदेशवाहक का मतलब होता है दोस्तों कि एक जगह से दूसरे जगह अपने मैसेज को पहुंचाना हमारा संदेशवाहक कहलाता है। बहुत रोमांटिक टॉपिक है, मजा आएगा। इसके बाद ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, पूस की रात, ठीक है ना भाई? क्या सर? पूस की रात। क्या बोलेंगे सर? पूस की रात के बारे में डिस्कस किए थे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा पुरस्कार। क्या बताएंगे सर? पुरस्कार बताऊंगा। ये 3 कहानी में से एक कहानी आपके पेपर में 15 मार्क्स को छपेगा। इससे मैं आप लोगों को गारंटी, पेपर में गारंटी देता हूं आएगा भाई, ठीक है। चलिए आइए सर टॉपिक को स्टार्ट करता हूं मेरे भाई। सनविद्या कहानी का 2 मुख्य पात्र है जिसे आपको और हमें पता होना चाहिए। एक का नाम है बड़ी बहुरिया, बड़ी बहुरिया। क्या बोलेंगे सर? एक का नाम है हमारा बड़ी बहुरिया और एक का नाम है दोस्तों क्या, तो बताएंगे सर हर गोबिन। क्या बोलेंगे सर? हर गोबिन। याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर? हर गोबिन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 12 में पढ़ चुके हैं मेरे भाई, ठीक ना। तो बड़ी बहुरिया जो है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बड़ी बहुरिया एक घर के क्या है मेरे दोस्तों, तो बोलेंगे सर बहू है, जिसके हस्बैंड के इस दुनिया से चले जाने के बाद बहुत ही कष्ट होती है भाई। क्या सर? बहुत ही ज्यादा कष्ट होती है, ठीक है। और हर गोबिन कौन है मेरे लाडला? तो बोलेंगे सर संदेश। क्या बोलेंगे सर? संदेश पहुंचाने वाला। क्या बोलेंगे सर? संदेश वाहक, वाहक। क्या बोलेंगे सर? संदेश वाहक है सर, याद रखिए भाई। क्या बोलेंगे सर? संदेश पहुंचाने वाले हमारा था कौन भाई? हर गोबिन। इससे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर, जब भी मैं आप लोगों को, अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, हमारे एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह दोपहर शाम जुड़ करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी इसी नंबर के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है, फटाफट जाएं। सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, किसी भी सेमेस्टर में रिलेटेड है, फटाफट जाकर के हमारे साथ जुड़ जाएं। पहले आप सभी को पता होगा कि मैं 5 मिनट के अंदर में इस कहानी का इर्द गिर्द आपको घुमाना चाहूंगा, ताकि इस कहानी को जब हम लोग स्टार्ट करें तो मेरे रसगुल्ला बेहतरीन तरीके से एक एक लाइन आप लोगों को मेरे दोस्तों सुनकर समझ में आए, ना कि रट्टा लगाना हो। मेरे भाई मैं ये कहानी को स्टार्ट कर रहा हूं इस प्रकार कि एक घर में एक बहुत बड़ी महल है। उस महल में दोस्तों आप लोग पिक्चर देख सकते हैं मेरे भाई, कितने बड़ी महल है। एक महल में दोस्तों याद रखिएगा 3 भाई और मेरे दोस्तों एक बड़का भाई, जो हमारा बड़ी बहुरिया के हस्बैंड हुआ करते थे। यानी एक घर में 4 हमारा मर्द और 4 हमारा पुरुष रहा करते थे। सॉरी, 4 मर्द और 4 महिला रहा करते थे। चारों शादीशुदा हो चुके थे, चारों भाई भाई थे। अब मेरे भाई क्या होते हैं, बड़े भाई इस दुनिया से चल बसते हैं। जब इस दुनिया से चल जाते हैं तो बड़ी बहुरिया अकेले हो जाते हैं। जब बड़ी बहुरिया अकेले हो जाते हैं तो मेरे दोस्तों हमारा जो उनके देवर देवरानियां थी, वो सारे क्या किए कि महल को छोड़ करके वो शहर की ओर रवाना हो गए। कहां पे? शहर की ओर रवाना हो गए। और शहर की ओर रवाना होने के बाद अब बड़ी बहुरिया के हस्बैंड ने जितने सारे घर की खर्चा परवरिश किए हैं, ये सारे कहीं ना कहीं उधार लेकर किए थे। अब इसी उधार को चुकाने के डर के वजह से उनके देवर देवरानियां जो है वो गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन कर जाते हैं। इसी वक्त हमारा
जो बड़ी बहुरिया है उस पर बोझ आ जाते हैं कर्ज चुकाने का। अब इसी वक्त मेरे दोस्तों हमारे बड़ी बहुरिया, जी हाँ, बड़ी बहुरिया के घर आते हैं हमारा मोदियाइन। मोदियाइन कौन है? जो दोस्तों पैसा वसूलते हैं, जिनके यहाँ वो उधार लिए हैं तो पैसा वसूलते हैं। तो क्या करते हैं, मोदियाइन आते हैं और मेरे दोस्तों पैर को पटक पटक के बोल रहे हैं, इतना पैसा पाते, इतना पैसा पाते, जल्दी दो, ये करो, खा लिए हैं, पैसा नहीं दे पा रहे। लड़की लोगों को तो पता ही है, इस तरह से बोलने लगे। अब इसी वक्त मेरे दोस्तों बड़ी बहुरिया बड़ी शांत दिमाग वाली लड़की थी। बड़ी बहुरिया क्या करती है कि एक वहां पे संदेश वाहक है, उसी वक्त हमारा संदेश वाहक हरगोविंद उनके हवेली पे कदम रखते हैं। कदम रखने के बाद बड़ी बहुरिया फुट फुट कर रोने लगती है और कहते हैं, हरगोविंद, हरगोविंद, क्या आप मेरे एक काम कर देंगे? कहा, क्या मालकिन? अरे आप मालकिन, इतने बड़े घर की मालकिन, और मैं आपका काम ना करूं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बोले कि बताओ ना मालकिन जी, क्या काम है? बोले, अरे अरे भाई, हरगोविंद, अब मैं मालकिन नहीं रहा भाई, मैं मालकिन नहीं रहा, मैं घर की नौकर बन चुकी हूं जी, मैं घर का नौकरानी बन चुकी हूं। ऐसे हालात हमारे आ चुके हैं, ठीक है, ऐसी हालात हमारे आ चुके हैं, ठीक है, ऐसी हालात हमारी आ चुकी है। अब इसी वक्त मेरे दोस्तों बोलते हैं कि क्या बताऊं, बोलिए ना क्या कहते हैं? बड़ा, हरगोविंद जी, हरगोविंद जी, मेरा सिर्फ इतना काम कर देंगे आप मेरे मम्मी को ये चिट्ठी पहुंचा देना, कहना कि आपका बड़ी बहुरिया बड़ी दुख दर्द से गुजर रही है, आपका बेटी बहुत कष्ट कर रही है, दिन रात बतुआ सा खा खा के उनका जीवन पानी हो चुकी है। मम्मी से कहना कि मैं भाई भौजाई का जूठा खा करके एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन प्लीज मुझे यहां से लेकर चलिए। यह संदेश दिया। अब इसी वक्त इस कहानी को थोड़ा सा मैं स्टॉप करता हूं, फिर मैं लेकर चलता हूं देवर देवरानिया। देवर देवरानिया जो है वो साल भर में 2 टाइम आते थे गांव बड़ी बहुरिया के घर। किस लिए आते थे? एक टाइम आते थे धान के मौसम पे, एक टाइम आते थे धान के मौसम में, और जो भी उनको हिस्सा मिलते थे उस हिस्सा को उठा करके ले जाते थे, बेच देते थे। काम कर रहे बड़ी बहुरिया, इसमोज कर रहे उनका देवर देवरानिया। फिर एक मौसम जब हमारा आम पक जाते थे तो आम का हिस्सा लेने के लिए देवर देवरानिया चुड़ैल की तरफ पहुंच जाते थे और आम को उठा करके शहर की ओर लेकर जाते थे, और बेचने के बाद जो पैसा मिलता था वो ऐसो आयासी करते थे। अब इतना ही मेरे दोस्तों, फिर से मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूं। वो अपने जाते हैं मेरे दोस्तों, हरगोविंद हमारा बहुत समझदार व्यक्ति थे, वो जा रहे हैं और हरगोविंद को जाने से पहले बड़ी बहुरिया कह रहे हैं, हरगोविंद, हरगोविंद, क्या आपके पास पैसा है? रास्ता राह खर्च है? अरे बड़ी बहुरिया, नो 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 मालकिन, मैं कर लूंगा ना मैनेज, डोंट वरी। बोले नहीं बड़े बहुरिया, मैं कर लूंगा। फिर भी हमारे बड़ी बहुरिया 5 रुपया निकाल कर उनको थमा देते। अब क्या करते, जलालगढ़ स्टेशन पहुंचते हैं हमारा हरगोविंद। जलालगढ़ जैसे ही पहुंचते हैं तब हमारे बड़ी बहुरिया अपने हवेली की छत के ऊपर से ताकते हैं, क्या कर हमारा हरगोविंद कब तक वापस आएंगे, मैं कब तक भतुआ साग खा खा करके इस जिंदगी को जीऊं। हरगोविंद जलालगढ़ स्टेशन पहुंचते हैं, शांत माहौल से वो स्टेशन पर चढ़ते हैं, ट्रेन पर चढ़ते हैं, और जाकर के जब बड़ी बहुरिया के मायके पर उतरते हैं स्टेशन पर, तो बड़ी बहुरिया के मायके में उतरने के बाद सभी लोगों ने कहा, अरे हरगोविंद, इतने दिनों के बाद, अरे भाई कहाँ थे आप? तो ईद का चांद हो गए। अरे बाप रे बाप, बहुत दिनों के बाद। अरे मेरे लिए क्या चिट्ठी लाए हो? अरे मेरे लिए क्या लाए हो? अरे मेरे लिए क्या संदेश वाहक है? सब लोगों ने उनको कहने लगा। फिर हरगोविंद ने समझाया, नहीं नहीं नहीं, आप लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे बड़ू बहुरिया के मायके के लिए है। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा, तो जैसे बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचते हैं हमारा हरगोविंद, अब जैसे ही पहुंचते हैं वैसा ही उनके मम्मी से मुलाकात होते हैं, और मम्मी से मुलाकात होने के बाद कहते हैं, अरे हरगोविंद, इतने बड़ी दिनों के बाद, अरे बाप रे बाप, कहाँ थे आप?
बोले नहीं मालकिन, जैसे हमारा आना जाना लगा हुआ रहता है, ये अलग बात है कि मैं आपके घर नहीं आता हूं क्योंकि आपके घर संदेश नहीं लाते हैं इसलिए। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, आप मेरे घर पे आकर के खाना खा सकते हैं। अब हरगोविंद को खाने के लिए दिया, सुबह को नाश्ता करने के लिए दिए, लेकिन हरगोविंद खा ही नहीं रहे। क्यों? उनके मन में एक सवाल उठ रहा था कि इतने बड़े महल के महारानी हुआ करती थी, आज वो कह रहे हैं कि मैं जूठन खा के एक कोने पे पड़ी रहूंगी, लेकिन मुझे यहां से उठा कर लेकर चलो, इससे हमारे गांव का नाम बदनाम हो जाएंगे। हरगोविंद बहुत समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, बड़ी बहुरिया के माँ कहते हैं, अरे मेरी बेटी कोई संदेश दिया है क्या? हरगोविंद कहते नहीं नहीं माँ, अभी ऐसा कोई संदेश नहीं आया है, आएंगे तो जरूर मैं आपको बताऊंगा। अरे मैं आपके घर आता हूं और बड़ी बहुरिया के हालचाल के बारे में अगर मैं आपको ना बताऊं तो ये कैसा हो सकता है? दोपहर होते हैं, रात होते हैं, रात बीतती है, फिर खाने देते तो हरगोविंद खाते नहीं है। फिर पूछते हैं हमारा कि अरे क्या हाल है भाई, खा क्यों नहीं रहे हो? कहते हैं मम्मी मैं इसलिए नहीं खा रहा हूं क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। बैठ, पेट भरा हुआ है, वैसा कुछ नहीं है, खाओ चुपचाप। तब मेरे दोस्तों थोड़ा थोड़ा वो खाने लगे। उनका टेंशन ये था कि मैं इसके मम्मी को या भाई को बताऊंगा तो कितना टेंशन में होगा और हमारे गांव का नाम बदनाम हो जाएंगे। इधर हमारा बड़ी बहुरिया सोच रही है बैठकर, अरे माय गॉड मैंने क्या किया, ओहो मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं बताना चाहिए था हरगोविंद को, मैंने क्या संदेश दिया, मेरा मम्मी कितना रोएगी, मेरा भाई तकलीफ में होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा हरगोविंद अगर बता दिया ये संदेश, कितना तकलीफ करेगी मेरे मम्मी, क्या क्या सोचेगी। इस तरह से वो बैठकर सोचने लगे। कौन? हरगोविंद नहीं, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद बोलते कि मम्मी अब मैं चलता हूं, फिर कभी मुलाकात करेंगे। तो कहते अरे हरगोविंद मेरी बेटी के लिए कुछ तो लेकर जाओ। तब हमारे बड़ी बहुरिया का मम्मी उनको बासमती चिवड़ा देते हैं और वो अपने बैग में भरते हैं, झोला में भरते हैं और वो अपने जलालगढ़ गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। और उसी वक्त हमारे हरगोविंद को पूछते हैं बड़ी बहुरिया, क्या आपने मेरे मम्मी का संदेश सुनाया था? मुझे माफ कीजिएगा बड़ी बहुरिया, माफ कीजिएगा, मैं नहीं सुना पाया, मैं सिर्फ इसलिए नहीं सुना पाया, मैं सोचा मेरे गांव कितनी बदनाम हो जाएगी, मैं सोचा अरे इतने बड़ी मालकिन क्या क्या हाल हो जाएगा, इस तरह से मैं नहीं सुना पाया। समझ गए? ये था मेरे लाडला आप सभी का 5 मिनट के अंदर में ओवरव्यू। अब मैं आपको लेकर चलता हूं टॉपिक पे। ये हमारा फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया। भाई किसके द्वारा? सविदिया जो लिखा गया मेरे भाई, ये हमारा फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया। भाई किसके द्वारा? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। आइए गुरुजी बात करते हैं, मोहब्बत से प्यार भरी बातें को समझते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संविद्या ग्रामीण जीवन की मानवीय संवेदनाओं, दुख और संबंधों पर आधारित एक मार्मिक कथा है। मार्मिक मतलब मेरे दोस्तों दुख की कथा है। हरगोविंद सुख थे क्या? बड़ी बहुरिया सुख में थे क्या? नो 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 नो, दुख थे, दुख। यह कहानी एक संदेशवाहक संविद्या हरगोविंद के माध्यम से बड़ी बहुरिया की पीड़ा और असहाय स्थिति को दर्शाती है। नीचे में कहानी को स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज वर्णन कर रहा हूं, जिसमें घटनाओं का कार्मिक विकास, पात्रों की भावना और संवाद शामिल है। यह वर्णन कहानी के मूल भावना को बनाए रखते हुए किया गया है। आइए सर, अब मैं आपका कहानी को स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हरगोविंद के बारे में। आखिर है कौन हरगोविंद? देखिए दोस्तों, हरगोविंद का आश्चर्यजनक बुलावा। अचानक बड़ी बहुरिया कहते हैं, हरगोविंद जल्दी आओ, हरगोविंद जल्दी आओ। कहानी की शुरुआत हरगोविंद के आश्चर्य से होती है। वह सोचता है कि आज के जमाने में जब हर गांव में डाक घर खुल चुके हैं और लोग घर बैठे दूर दूर तक संदेश भेज सकते हैं, तब भी किसी को संविदिया यानी संदेशवाहक की जरूरत क्यों पड़ी? जिस वक्त यह कहानी रचा जा रहा था, उस वक्त दुनिया इतनी विकसित हो चुकी थी
कि किसी भी प्रकार की संदेश वाहक की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक गांव पे पोस्ट ऑफिस खुल चुके थे। अब हमारा हरगोविंद सोचने लगा, ओ माय गॉड, बड़ी बोहरिया हमें बुला रहे, आखिर क्या बात है? अरे दुनिया में घर बैठे आप अपने मैसेज को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं, आखिर क्या बात है? हरगोविंद हमें क्यों, सॉरी बड़ी बोहरिया हमें क्यों बुलाना चाह रहे हैं? चलो भाई मिलते हैं। उसे बड़ी हवेली से बुलावा आता है। वह हवेली की टूटी डेवड़ी पार कर अंदर जाता है और वातावरण को सूंघ कर अनुमान लगाता है कि कोई गुप्त या दुख समाचार ले जा। हरगोविंद इतना चिट्ठी दुनिया में पहुंचा चुके हैं कि सूंघ कर बता देते थे ये चिट्ठी सुख का है या दुख का है। समझ रहे ना? तो मेरे दोस्तों उन्होंने क्या दिया कि यह संदेश दुख की है। आइए सर, बड़ी हवेली का वर्णन और बड़ी बहुरिया की स्थितियां। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की रह गई है। पहले यहां नौकर चाकरों और मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। एक जमाने में था जब हमारे बड़ी बहुरिया कि जब हस्बैंड जिंदा थे ना, तो नौकर नौकरानियां यहां तक कि मजदूर का लाइन लग जाता था उस घर में। यानी मेरे दोस्त, मेरी बहन, अगर किसी दिन हस्बैंड आपको 2 थप्पड़ लगा दे या कुछ कहे, बुरा मत मानिएगा। जिस महिला की इस दुनिया से हस्बैंड उजड़ चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है, एक बार उनसे जाकर पूछेगा कि हस्बैंड की वैल्यू क्या होती है। इसलिए जब आपकी पूरी जिंदगी उनके हाथों पे कटेगी तो फिर 1-2 थप्पड़ एक्चुअली मारना नहीं चाहिए। अगर मार भी देते हैं ना तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि मर्द की जिंदगी औरतों की तुलना में बहुत कष्ट होती है। जी हाँ, बहुत कष्ट होती है मेरे लाडला, मेरे बहन। इसलिए मर्द को हमेशा इज्जत क्या कीजिए, खास करके उस मर्द को जो आपके साथ निभाने का वादा नहीं, इतिहास रच चुका है, जिसका नाम है शादी। ठीक है, आइए। तो बड़ी हवेली अब नामात्र का रह गई है। पहले यहां नौकर चाकरों और मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब बड़ी बहुरिया खुद अनाज फटक रही है। सूपा पर अनाज फटक रही है। सूपा पर अनाज नहीं फटकते भाई हम लोग, धान हम लोग सूप बोलते भाई। कोई बंगाली में इसको कुला बोला जाता है। बंगाली अगर है आप लोग तो कुला बोला जाता है। बड़ी बहुरिया हरगोविंद को देखकर पीट देती है और कुछ देर चुपचाप बैठने की कहती है। वह अपनी पुरानी यादें में खो जाती है। कैसे उसके हाथ में मेहंदी लगाकर गांव की महिला परिवार पालती थी, लेकिन अब सब बिखर गई है। एक समय था बड़ी बहुरिया के मेहंदी लगाकर, जो महिला मेहंदी लगाकर आते थे ना, मेहंदी लगाने के लिए बड़ी बहुरिया के हाथ में लगाने के लिए आते थे, वो महिला उनके मेहंदी के पैसों की वजह से उनका घर का परिवार चलता था। किनका? अरे गरीब बच्चों का, गरीब महिलाओं का। बड़े भाई की मौत के बाद तीनों भाई आपस में लड़ पड़े। रातों ने शर्मनाक दावे किए और भाई गांव छोड़कर शहर चले गए। बड़ी बहुरिया अकेले रह गई, क्योंकि वहां कहां जाती, क्योंकि उसका कोई है नहीं। बड़ी बहुरिया की पीड़ा और पुरानी यादें। बड़ी बहुरिया बताती है कि बड़े भाई की मौत 1 घंटे की बीमारी में हो गई। वह हरगोविंद से पूछती है कि भावना ऐसी अच्छे आदमी को ही क्यों दुख देते, भगवान आखिर ऐसे व्यक्ति को ही दुख क्यों देते हैं जो पूरे परिवार का रीढ़ का हड्डी होता है। समझ रहे हैं? वह अपनी साड़ी के बारे में याद करती है। ओ माय गॉड, एक जमाना था जिस शहर से मैं गुजर जाती थी, वह शहर अंधेरा से उजाला हुआ करती थी, और आज मैं खुद अंधेरा में हो गया हूं। वह अपनी साड़ी के बारे में याद करती है। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया था। वह रोते हुए कहती है कि वह हरगोविंद की राह देख रही है। मोदियाइन, एक बुजुर्ग महिला जिनके दुकान पे सारे परिवार का राशन दुकान में, जहां पे सामान लेते थे, उनका हस्बैंड मर जाने के बाद दुकान की उधारी चुकाएगा कौन? तो मोदियाइन जब चुका नहीं पाए तो मोदियाइन हमारे बड़ी बहुरिया के महल पर पहुंच जाते हैं। वहां बैठी है और उधार का सौदा मांग रही थी, लेकिन बड़ी बहुरिया चुप रहती है। हरगोविंद मोदियाइन को डांटता है कि वह उधार वसूलने का तरीका जानती है, और कहते हैं हरगोविंद उस मोदियाइन को डांटते हैं, चुप बूढ़ी, नहीं पता इनका हस्बैंड मर गया है। अरे हरगोविंद, इनका हस्बैंड मरा तो मैं क्या करूं रे, मुझे पैसा चाहिए, पैसा।
दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, हमारे एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह दोपहर शाम जुड़ करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी इसी नंबर के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है, फटाफट जाएं। सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, किसी भी सेमेस्टर में रिलेटेड है, फटाफट जाकर के हमारे साथ जुड़ जाएं। संवाद का सुनाना और हरगोबिंद की तैयारी। मोदियाइन के जाने के बाद बड़ी बहुरिया हरगोबिंद से कहती है कि वह संवाद ले जाएं। संवाद में मैं तुम्हारी राह देख रही हूं। मैंने अभी आपको कहा ना कि छत के ऊपर जो बालकनी होता है एक तरह का, उस बालकनी में चढ़ के बड़ी बहुरिया देख रही कि हरगोबिंद कहां तक पहुंचे। हरगोबिंद समझता है कि संवाद सुनाने का काम आसान नहीं है। हर शब्द, हर स्वर, सुर को याद रखना पड़ता है। कैसे सुनाया, कैसे रोएं, कैसे चिल्लाएं, कैसे खांस। मेरे मम्मी को कह देना मैं भतुआ सा खा खा के कब तक जिंदा रहूं। ये नाटक करना पड़ता है संदेशवाहक को। वो सोचता है कि लोग गलत समझते हैं कि संवेदिया निठल्ला या कामचोर और पेटू राम होता है। वास्तव में यह भगवान की देन है। वह गांव में हर घर की महिलाओं का संवाद पहुंचा चुका है, लेकिन ऐसा भावुक संवाद पहली बार ले जा रहा। बोल रहा कि मैं पूरी जिंदगी में बहुत सारे संवाद पहुंचाया हूं, लेकिन इस तरह से भावुक संवाद मैं अपने धरती में पहली बार पहुंचाने जा रहा हूं। कौन कह रहा है? हमारा हरगोबिंद। हरगोबिंद का गांव में प्रवेश और लोगों की प्रतिक्रिया। अनिच्छा से हरगोबिंद गांव में प्रवेश करता है। गांव वाले उसे पहचान लेते हैं। जलालगढ़ का गांव संवेदिया आया है। लोग उत्साहित होते हैं कि क्या संदेश लेकर आया है। बच्चे और महिला उसके घेर लेते हैं, लेकिन वह चुप रहता है। क्यों? क्योंकि किसी के लिए कोई मैसेज नहीं है, किसी के लिए कोई संदेश नहीं है, सिर्फ बड़ी बहुरिया के माँ के लिए है। वो सोचता है कि संदेश पहुंचाना कितना मुश्किल है, खासकर जब यह दुख हो, खास करके जब दुख की मैसेज हो। कितनी कष्ट होती है, कितना दुख होता है, कितना पीड़ा होता है, तब जाकर हम लोग इस संदेश को सुना पाते हैं। आगे देखिए मेरे भाई, संवाद पहुंचाने की कोशिश और भावुकता। हरगोबिंद लक्षित व्यक्ति के घर पहुंचता है, लेकिन संवाद ठीक से नहीं सुना पाता। वह बार बार कोशिश करता है, लेकिन भावनाएं उमड़ आती है। मतलब ऐसी भावनाएं आती है ना, जिसे देखकर हरगोबिंद भी रोने लगते हैं। इतनी बड़ी महल फकीर में कैसे बदल गए। ठीक है, इसलिए अपने धन दौलत शरीर पर गुरूर नहीं करना चाहिए। भगवान ने दिया है, पल भर में छीन सकता है। ठीक है, बड़ी बहुरिया की पीड़ा, उसके अकेलापन, परिवार के बिखराव और मौत की याद हरगोबिंद को इतना प्रभावित करती है कि वो रोने लगता है। हमारा हरगोबिंद भी रोने लगते हैं। संवाद सुनाने से पहले हरगोबिंद भी रोने लगता है। ऐसा हमारा संवाद है। संवाद का मूल्य अर्थ है बड़ी बहुरिया की असहाय स्थिति और परिवार से मदद की अपेक्षा, लेकिन यह अनकहा रह जाता है। कहने के लिए कहता है बड़ी बहुरिया हरगोबिंद को, लेकिन उनके मम्मी को वो कह नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए कहानी का चरम और समापन। हरगोबिंद संवाद नहीं सुना पाता क्योंकि वह दुख बड़ी बहुरिया की पीड़ा में डूब जाता है। गांव वाले समझ जाते हैं कि संवाद दुख है। गांव वाले समझ जाते हैं, जब हरगोबिंद रोने लगते हैं ना, तो गांव वाले समझ जाते हैं कि ये जिनका भी घर की संदेश है, ये दुख की संदेश है। गांव वाले समझ जाते हैं। कहानी समाप्त होते ही मानवीय संवेदना पर कैसे एक संदेशवाहक खुद संदेश का हिस्सा बन जाता है, यह दर्शाता है कि ग्रामीण जीवन में रिश्ते और भावनाएं कितनी गहरी होती है। भले ही आधुनिक साधन उपलब्ध हो, बड़ी बहुरिया की इतना असहायता और कोमल भावनाओं का मार्मिक चित्रण कहानी को गतिमान और प्रभावशाली बनाता है। बड़ी बहुरिया की माँ संदेश पाने वाली। कहानी में सीधे नहीं दिखती है, केवल संदेश के माध्यम से उल्लेख है। कौन? हमारा बड़ी बहुरिया की माँ। बड़ी बहुरिया की माँ जो दूर रहती है, बड़ी बहुरिया उसे अपनी स्थिति और दुख का संदेश भेजते हैं। अन्य छोटे पात्र अध्याय जैसे 3 देवर, गांव वाले, नाइन आदि
तीन देवर संपत्ति के लालची जिन्होंने हवेली बांट ली और शहर चले गए। गांव वाले सनविद्या को सामान्यतः कामचोर और पेटूराम और निठल्ला कहते थे। यह पात्र कहानी की पृष्ठभूमि बनाते हैं। यह था सर आप लोगों का एक छोटा सा कहानी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर से कह रहा हूं कि आपके हिंदी जो एमडीसी पेपर है यहाँ पे हरगोबिंद सॉरी आपका सनविद्या कहानी, उसके बाद आपका पुरस्कार कहानी और पूस की रात, ये तीन कहानी में से एक कहानी आपके पेपर में 15 मार्क्स का छपेगा। अगर इसी तरह से आप लोग और भी क्लासेस देखने चाहते हैं तो दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साथ ही साथ शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ है इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग मेंशन करें।